हेलो स्टूडेंट्स। आपका जिन लोगों का भी जनवरी 26 में सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बात करूंगा कि हम एफआर सब्जेक्ट को, जो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे इंडेस हैं, उसको हम कैसे स्मार्टली रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपने काफ़ी सारा कुछ पढ़ भी लिया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि सिस्टमेटिक अप्रोच वो फॉलो नहीं कर पाते। कभी कुछ माइंड में आता है तो उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में ही कुछ और चीज़ें दिमाग में आई, किसी और ने कुछ सजेस्ट किया तो वैसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना और बीच में ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये अप्रोच गलत है और इससे तो हमारा आउटपुट नहीं आ पा रहा है या हमारा तो कोर्स कवरेज नहीं हो पाएगा, तो फिर वो बीच में अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं। और लास्ट में कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपका लास्ट में पता चलता है कि कुछ भी कवर नहीं हुआ हमारा और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है और टाइम सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। और फिर ये होता है कि चलो ये अटेम्प्ट नहीं देते, अगला अटेम्प्ट देते हैं, और यही साइकिल फिर अगले अटेम्प्ट में आपका चलता है। तो कहीं ना कहीं वो स्टक आप हो जाते हो। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एफआर को एटलीस्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उसके बारे में मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और लास्ट में आपके साथ में एफआर का जो भी आपका प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या कहाँ अटकने पर क्या करना है, उसका एक फ्लो चार्ट भी है जो मैं लास्ट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो वो आप वीडियो में जरूर देखना, उससे आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना। पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रिवाइज करने हैं बिग इंडेस। सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े इंडेस है आपके, वो आपको पता है कौन से होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका कंसोलिडेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, 115 116, ये आपको सबसे पहले रिवाइज करने हैं। उसका भी रीजन है, जब आप बड़े इंडेस पहले रिवाइज कर लेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है। हाई मोटिवेशन लेवल में जब हम बड़े बड़े इंडेस रिवाइज कर चुके होंगे तो फिर जो छोटे इंडेस हैं वो हमें बहुत ज्यादा लाइट लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो माइंड पे पड़ता है, और आपके भी आता होगा, मेरे भी आता था जब मैं स्टडी करता था। तो आपके छोटे इंडेस फिर आपको पता भी नहीं चलेंगे। जब आप 20 पेज 25 पेज का इंडेस पढ़ चुके हो तो 5-6 पेज वाले इंडेस आपको छोटे लगने लगेंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद में मैंने सेकंड पॉइंट बोला, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू कॉन्सेप्ट रेदर देन डूइंग रिपीटेड क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा कॉन्सेप्ट को हमेशा प्रायोरिटी दो, क्योंकि आजकल इंडेस क्या होता है, आजकल एफआर में क्या करता है, इंडेस में नए नए क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लेके आ जाता है, कोई एडजस्टमेंट डाल दी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार करें, उससे बेटर है कि आप प्रायोरिटी दें कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हो सकता है कि क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, इज टू चेक योरसेल्फ वेदर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि हाँ, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं या नहीं। आपको पहले सारे के सारे एफआर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने एक पर्टिकुलर इंडेस के, देन फिर उस पर्टिकुलर इंडेस के आपको क्वेश्चंस उठाकर देखने और आपको चेक करना है कि आप कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें मैंने आपसे बोला, इफ एनी स्मॉल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू देन डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर सच कॉन्सेप्ट। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जिनमें कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पढ़ने से ही आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, और वो कॉन्सेप्ट आपका इस लेवल पर क्लैरिटी आ जाती है कि आपका उस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन कैसा भी दे दे, कभी भी दे दे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर लोगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनमें आप टाइम ना लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपका मान के चलो इंडेस 103 की अगर बात करें तो वहां पे एक रेलिवेंट डेट सेलेक्ट करने का आपका कॉन्सेप्ट होता है कि भी किस डेट पर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो वो चीजें बड़ी सिंपल है, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो वो डेट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ऑल्दो स्टडी मटेरियल में वो पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको एम्फेसाइज करके, उसको फोकस करके कभी क्वेश्चन एज सच नहीं बनते, और अगर बन भी गए तो आप बहुत आसानी से उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं देखने हैं, स्किप कर देने हैं। ठीक है, वहां पे आपका टाइम सेव होगा। पांचवा पॉइंट मैंने बोला, रिवीजन वीडियोस देखनी है ओनली फॉर सच पॉइंट विच आर नॉट क्लियर टू यू। अगर मान लीजिए आप कभी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में अटके आप, तो अब क्या होगा, आप रिवीजन वीडियोस देखेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर आप अटके तो आपको उस इंडेस का कुछ भी नहीं आता। इट डजंट मीन दैट
ठीक है। आपको अगर एक मान लीजिए, अगर आपका इंडेस 103 की बात कर लेते हैं, उसमें मान लीजिए मैं कहता हूं छोटे बड़े मिला के सारे 50 कॉन्सेप्ट हैं। 50 में से अगर मान लो आप 5 कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं, तो आपको सिर्फ किसी भी फैकल्टी का उठा के 5 कॉन्सेप्ट का रिवीजन वीडियो देखना है। 103 का तो मैंने भी डाला हुआ है, आप मेरा भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ किसी भी फैकल्टी का देखेंगे तो आप सिर्फ उतने ही पोर्शन का वीडियो देखें जहां पर वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कवर हो रहा हो जो आपको नहीं आता है। पूरा इंडेक्स देखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। 6 पॉइंट पे मैंने बोला डू नॉट स्टक इन एनी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 पॉइंट में बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, अटक जाते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है या एक क्वेश्चन में आप अटक गए तो बस बच्चा वहीं अटक जाता है कि अब तो इससे आगे जब ही बढ़ूंगा जब ये कॉन्सेप्ट मुझे 100% क्लियर नहीं हो जाता, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब तक मैं सॉल्व नहीं कर लेता जब तक अगला क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करूंगा, भले ही मुझे आज पूरा दिन निकल जाए इसको करने में। तो ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं करना है आपको। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है उसको मार्क करके आप छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है उसे भी आप मार्क करके छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मतलब आपको उस क्वेश्चन को ना अपने पैरों में बेड़ियों की तरह नहीं बांध लेना है कि भाई जब तक ये नहीं होगा जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और जो आपका काम 1 घंटे में हो सकता था उसको आप 3 घंटे 4 घंटे लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है ना, 6 पॉइंट इसलिए क्योंकि आप क्या परफेक्शन अचीव करने की बात करते हो कि भाई सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ में। आप चाहे एग्जाम और 1 अटेम्प्ट डिले कर दो, 4 अटेम्प्ट डिले कर दो अपना एग्जाम, फिर भी आप परफेक्शन अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चीज आप अपने आप से उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि आपको सब कुछ परफेक्टली आ जाएगा। उसके बाद में मैं 7th पॉइंट, डू नॉट स्किप थ्योरी पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन। होता क्या है ना कि जैसे ही एफआर का सब्जेक्ट आता है तो हमें लगता है कि एफआर का सब्जेक्ट आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहां पे तो नंबर्स की बात होगी, जमा घटा गुणा भाग की बात होगी, थ्योरी तो यहां पे बेकार होती है। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी अगर कोई थ्योरी लिखी हुई है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपका दिमाग सिर्फ चलेगा वहां पर, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल फिगर पर दिमाग भागेगा कि यार ये लायबिलिटी कितना होगा, इसमें इंटरेस्ट चार्ज कितना निकलेगा, ये एम्बेडेड डेरिवेटिव का अमाउंट कितना होगा, यहां पर आपका दिमाग भागेगा। आपको थ्योरी पोर्शन को भी कवर करना है। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका प्रैक्टिकल पोर्शन आपने देख लिया, आप एग्री हैं, ठीक है, आपने सॉल्व भी कर पाए, लेकिन उस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर लिखी होगी। वो हो सकता है 1 लाइन की हो, 2 लाइन की हो, 5 लाइन की हो, 10 लाइन की हो। उसको एक बार जरूर रिव्यू करना है कि यार इसमें क्या लिखा है, ठीक है। वो आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना है। जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट का जो एक क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन में तो एटलीस्ट जरूर आपको करना है। उसके बाद में अगर सेम तरह के कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चंस में भी लिखे हुए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन में तो जरूर एक थ्योरी को देखना कि हाँ क्या लिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है थ्योरी में हमें, ठीक है। वो चीज आपको एग्जाम में भी लिखनी होती है, तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट और 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बिल्कुल समझ लो आपका डील क्लियर वाली बात है कि अगर इन पर आपने फोकस कर लिया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इनमें थोड़े से वीक रह गए इन पॉइंट्स को समझने में, तो हो सकता है कि आपको पेपर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इसलिए अभी इस चीज को आप समझ लो, अभी सफिशिएंट टाइम है और इन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। उसके बाद में मैंने आपके साथ में ये फ्लो चार्ट डिस्कस करना है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। भाई आपके पास में एक प्लान होना चाहिए ना कि भाई मुझे ये अप्रोच फॉलो करनी है, इस अप्रोच के हिसाब से मुझे अपना रिवीजन करना है और ऐसे करना है वैसे करना है। वो चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको ना कभी भी कोई डाउट ना हो कि भाई इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आप, और ये फ्लो चार्ट ऐसा है, ये सिर्फ एफआर के लिए नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा क्योंकि स्टडी का जो पैटर्न होता है वो तरीका सब सारे सब्जेक्ट में लगभग सेम होता है। चलिए जी, तो मैंने आपको यहां पर जो बात करी है, यहां पर मैंने एफआर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, आप इसको जनरल वे में भी ले सकते हैं। तो देखिए रिवीजन अप्रोच कैसे स्टार्ट होगी। आपने सबसे पहले अपना एक इंडेक्स पकड़ना है कि साहब मुझे कौन सा इंडेक्स स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपने इंडेक्स पकड़ा 36, कोई भी इंडेक्स है, मान लीजिए आपने पकड़ा इंडेक्स 36। अब क्या करेंगे आप, जिस भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसने अपने कोई शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह दे रखे होंगे, ठीक है। तो उसका आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। उसके जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स हैं उसको आप अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो। सिर्फ रीड नहीं करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्लेन रीडिंग करते चले जा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से नहीं, आपको रीड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है।
अब उसके बाद में दो आउटकम निकल कर आ सकते हैं। जब आपने पूरा इंडेक्स 36 के सारे कॉन्सेप्ट्स रीड कर लिए, या तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके 100% परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है। डेफिनेटली आप अगर मान लीजिए 10 पेज है का कॉन्सेप्ट नोट्स है इंडेक्स 36 का, शॉर्ट नोट्स है 10 पेज के इंडेक्स 36 के, तो उन 10 पेज में हो सकता है आपको एक दो पेज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया, बिल्कुल जीरो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपको तो बिल्कुल क्रैश से स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। यहां पर हम रिविजन की बात कर रहे हैं कि एक बार आपने ऑलरेडी क्लास ली हुई है, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, या फिर एक बार पहले पढ़ा हुआ है उसके बाद सेकेंड रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 100% सारा कुछ क्लियर हो, या फिर 100% क्लियर नहीं है लेकिन हाँ मुझे 70-80% क्लियर है, कुछ कुछ चीजों में डाउट आ रहा है। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपको 100% सब कुछ क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स नोट्स में 100% सब कुछ क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। आप उस कॉन्सेप्ट, उस इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कीजिए। आपने इंडेक्स 36 के कॉन्सेप्ट्स नोट रीड करे दैट आर परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल टू यू, देन गो फॉर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में भी आपके सामने दो सिचुएशन आएगी, या तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे परफेक्टली सॉल्व हो जाएंगे कि भाई सारे क्वेश्चन मैं कर पाया, मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली परफेक्टली सॉल्व हो गए, या तो ऐसा होगा जो होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर लेकिन मान लो ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, जब हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, तो मैंने कहा अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है कि सारे क्वेश्चंस आपको परफेक्टली ओके हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए, तो ये इंडेक्स आपका क्लोज हो गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स में फिर इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो पाए। ठीक है, मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन है तो मैं कहता हूं 50 में से 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। उसके बाद में आपको करना है, अगर इशू आता है किसी क्वेश्चन में, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर दो, मार्क इट एज 1.5 डे। ठीक है, ये आप लिखकर अपने क्वेश्चन पर मार्क कर दोगे कि इस क्वेश्चन को एनी हाउ मुझे 1.5 दिन पहले तो देखना ही देखना है, अपने एग्जाम से 1 दिन पहले जो देखते हो आप उसमें देखना ही देखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 1.5 डे मार्क कर देंगे, आपको सर्कल करना है दैट पॉइंट इन विच यू हैव इशू। आप उस क्वेश्चन में, ऐसा भी नहीं है कि उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा ब्लैंक हो, आप उस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होता है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो अगर 5 रेलिवेंट पॉइंट है, तो हो सकता है उसमें से 1 या 2 पॉइंट ऐसे हो जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को मार्क किया कि हाँ ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इशू है इस क्वेश्चन में। तो वो जो भी पॉइंट है जिसकी वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाए, वो पॉइंट आप मार्क करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, इसका रीजन ये है कि जब आप एक 1.5 दिन पहले उस क्वेश्चन को देखोगे ना दोबारा से, ठीक है, तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको क्या आई थी पास्ट में, वो 1.5 दिन पहले आपको याद रहे, उस चीज के लिए आपको क्या करना है, मार्क करके चलना है, सर्कल करना है दैट पॉइंट इन विच यू हैव इशू। सबसे पहले तो ये मार्क कर देना है इसको। ठीक है, आप थोड़ा भी अटके तो फौरन मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, व्यू रेलिवेंट कॉन्सेप्ट अगेन एंड ट्राई सच क्वेश्चन अगेन। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट नोट जब आपने पढ़े थे, जो आपको ऐसा लगा कि हाँ यार मुझे तो परफेक्टली समझ में आ गए कॉन्सेप्ट नोट्स, लेकिन एक्चुअल में वो परफेक्टली समझ में नहीं आया आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इशू है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अब डाउट करो अपने ऊपर, सेल्फ डाउट करो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से आया मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप क्या करोगे, आप वो कॉन्सेप्ट दोबारा से देखोगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट जब आप दोबारा से देखोगे तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को भी लिंक करोगे उसके साथ में, कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो होगा क्या, या तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार मैं तो यहां पर गड़बड़ कर रहा था, ये चीज तो कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐसे लिख रखी है, मैंने तो इसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया था, चलो अब दोबारा से समझ लिया, अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था कि भाई नहीं सॉल्व हुआ, इशू आया था, उसको आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से सॉल्व करने में भी आपका या तो परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या फिर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। मान लो अगर परफेक्टली सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन जिनमें आपको इशू आए उनको दोबारा से रिवीजन, दोबारा से कॉन्सेप्ट नोट देखने पर परफेक्टली सॉल्व हो गए, तो फिर आप क्या मार्क कर दोगे इसको, आप बोल दोगे कि भाई इंडेक्स क्लोज। भाई प्रॉब्लम आई तो हमने कॉन्सेप्ट नोट दोबारा देखे, कॉन्सेप्ट नोट दोबारा देखे तो दोबारा में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप क्या कह दोगे, भाई इंडेक्स क्लोज हो गया।
ठीक है, या फिर अभी भी भाई मैंने कॉन्सेप्ट नोट दोबारा से भी देख लिए, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन जो जिनमें इशू था उनको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी भी वो परफेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करोगे? अब आप ये कर सकते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, किसी फैकल्टी से पूछ सकते हो जिसके साथ में भी आपकी बॉन्डिंग बनती हो, ठीक है, जिसका भी आपको समझ आता है, उस फैकल्टी से आप पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। बड़े सारे आपने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं, उनमें आप जो है अपना मार्क कर सकते हो कि हाँ ठीक है, यहां पर हमने अपना क्वेश्चन मार्क कर दिया। हो सकता है वहां से आपका कोई रिस्पॉन्स आ जाए, वहां से सॉल्व हो जाएगा। आप मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई भी इस तरह का इशू आता है, ठीक है। उसके बाद में या तो आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर सॉल्व हो गया यस, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो आपका इंडेक्स क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ, तो आप इसको मार्क कर दो नो, एंड सेकंड रिमार्क लिख दोगे उस क्वेश्चन पे अनसॉल्व्ड। उसको 1.5 दिन पहले देखना है और वो क्वेश्चन अभी भी मुझसे नहीं हुआ, अनसॉल्व्ड, तो अनसॉल्व्ड उसको मार्क करना है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है ताकि 1.5 दिन पहले आपको ये याद आए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे एक बार जब अटेम्प्ट किया था तो नहीं हुआ था, तो मैंने 1.5 डे मार्क किया था, और उसके बाद में मैंने थोड़े से और एफर्ट्स लगाए कि मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा, थोड़े से और एफर्ट्स लगाए, उसके बाद भी नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो अनसॉल्व्ड अब मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, अनसॉल्व मार्क करने के बाद अब क्या होगा? सर भूल जाए इसको, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी तो फिलहाल आप अनसॉल्व मार्क कर दो। उसके बाद में अब बात आती है कि अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके क्लियर नहीं है, ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है आपको? वॉच रेलिवेंट पार्ट ऑफ रिवीजन वीडियो ऑफ सच कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स का आपको रिवीजन पार्ट देखना है। जिस भी फैकल्टी को आप फॉलो करते हो उसका रिवीजन वीडियो ओपन करना है और वहां से उस पार्ट को देखना है जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया। वो आपको पता होगा कि हाँ ये पार्ट समझ नहीं आया मुझे, ठीक है, सारा आपको नहीं देखना है दोबारा से। ये चीज मैंने ऊपर भी पॉइंट में करा था, एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया। अच्छा, अब वो कॉन्सेप्ट देखने के बाद में जो आपके रीड करने पर समझ में नहीं आए थे, लेकिन रिवीजन वीडियो देखने पर मान लो समझ में आ गए, नाउ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दोगे। और मान लो रिवीजन वीडियो देखने के बाद भी आपको अभी भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है आपको, क्या करोगे? आप अपने किसी फ्रेंड से या फैकल्टी से उस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो कि भाई ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बता दो ये क्या कहता है, ठीक है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अगर आपको उसके पास समझ आ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि यहां तो प्रॉब्लम अभी क्वेश्चन तक पहुंची नहीं ना, यहां तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप उठा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैकल्टी से पूछा, उसके बाद में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आप क्या करोगे? सर अगेन यस कर देंगे इसको और स्टार्ट कर देंगे सॉल्विंग क्वेश्चन। फिर से आप कहां आ जाओगे? स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे आप आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में मान लो कुछ इशू आता है कि जी कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीजें यहां पर चलती रहेंगी जिस तरीके से आपने अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में हमने बोला कि साहब फ्रेंड से भी पूछ लिया, फैकल्टी से भी पूछ लिया, और उसके बाद भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? आप इस कॉन्सेप्ट को मार्क कर दीजिए, मार्क कॉन्सेप्ट यूसी आप मार्क करेंगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। आपके पास जिस भी फैकल्टी के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं उसमें आप मार्क कर देंगे यूसी मतलब अनक्लियर, कि भाई ये कॉन्सेप्ट ही मुझे अनक्लियर नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही अनक्लियर नहीं है, वो चीज आप मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, डू नॉट डिमोटिवेट, प्लान दीज कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट रिवीजन। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स आपके अभी समझ नहीं आए ना, इसको नेक्स्ट रिवीजन में प्लान करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इन ट्रैकर फाइल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक ट्रैकर फाइल दी है और उसका मैंने आपको डाउनलोड लिंक भी दिया है, तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है। तो वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को मार्क करना ना भूलें कि साहब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं वो सब वहां पर थोड़ा सा ब्रीफली आप लिख दो, ठीक है, वो चीज लिखनी जरूरी है। क्योंकि जब आप सेकंड रिवीजन प्लान करेंगे ना तो वहां प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको ये तो दिख जाएगा ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या नहीं समझ आया था। आप समझ रहे हो कितने प्रॉब्लम आती है कि मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखा हुआ है कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, अब जब सेकंड टाइम में रिवीजन करने बैठ रहा हूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या समझ नहीं आया था।
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट नोट्स पे छोटा सा लिख देना है, और जो मेरी ट्रैकर फाइल है वहां पर भी आप ऑल्टरनेटिवली वहां लिख सकते हो कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट में मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है, क्वेश्चन कुछ किसी और तरीके से ही हो रहा है, कॉन्सेप्ट में कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज आप वहां पर लिखोगे ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने सेकंड रिवीजन करा, अब मान लीजिए पहले समझ नहीं आया था, लेकिन समहाउ मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आई, किसी फ्रेंड वगैरह से मैंने पूछा, फैकल्टी से पूछा, तो सेकंड रिवीजन में मुझे क्लियर हो गया। जो कॉन्सेप्ट मुझे फर्स्ट रिवीजन में क्लियर नहीं हुए थे, जिनको मैंने मार्क एज अनक्लियर कर दिया था, वो सेकंड रिवीजन में मुझे क्लियर हो गए। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। बात समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए फिर भी सेकंड रिवीजन में भी मैंने यही पाया कि भाई साहब इसमें तो मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहे, उसके बाद में अगर आपके पास इनफ टाइम है, इतना स्कोप है कि आप थर्ड रिवीजन कर सकते हैं, तो उनको आप फिर डेफर कर दीजिए कि थर्ड रिवीजन में देखा जाएगा इनका। ठीक है, फिर भी आप स्टक मत होइए, जो कॉन्सेप्ट पहले समझ में अच्छे से आ गए थे उन्हीं को दोबारा से आप रिवाइज कीजिए। और सेकंड रिवीजन में तो और छटनी हो जाएगी भाई, पहले रिवीजन में हो सकता है 5 कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए एक इंडेक्स के, तो सेकंड रिवीजन में उन 5 में से मैं कहता हूं कम से कम 2 तो समझ में आएंगे, 3 फिर भी रह जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इनको और कैरिड फॉरवर्ड कर दो थर्ड रिवीजन तक। मान लो फिर थर्ड रिवीजन आप करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है उसमें भी ना हो तो फोर्थ रिवीजन, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिवीजन का टाइम है। मैंने सेकंड रिवीजन की एजम्पशन ली है कि सेकंड रिवीजन से ज्यादा आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं जनवरी के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, अगर आपका अटेम्प्ट और लेटर है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप इसको और कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा सेकंड रिवीजन में भी आपके समझ में नहीं आया, बस अब आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली समझ नहीं आए होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है, उन क्वेश्चंस को आपको एब्जॉर्ब कर लेना है, एब्जॉर्ब द रिलेटेड क्वेश्चंस, और उन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना 1.5 डे बिफोर एग्जाम देखकर ही जाने हैं, और नाउ सी देम बिफोर एग्जाम। अब उनको डायरेक्टली आप बिफोर एग्जाम देखोगे, सेकंड रिवीजन में भी समझ नहीं आया तो एक बार उनको एब्जॉर्ब कर लो क्वेश्चन को कि भाई इनमें ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक लग रही है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन होनी है, बस कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका कोई रीजन जानने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो टाइम निकल चुका। ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, परफेक्टली नहीं आएगा सब कुछ समझ में, आपने रीजनेबल स्टेप्स फॉलो करने हैं कि किसी तरीके से आप उन चीजों को सॉल्व कर सको। उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और उनको फिर एक दिन पहले ही एग्जाम से देखोगे, और कब देखो, इन एग्जाम डे मॉर्निंग, जिस दिन एग्जाम है आपका, मान लो आपका एग्जाम है 5 जनवरी 2026 को, तो 5 जनवरी 2026 को 2 बजे एग्जाम है, तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, जब तक भी आप देख पाओ मैक्सिमम, वो आपको 2-3 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस क्विकली देख लेने हैं। उसका पर्पस क्या है कि अगर मान लो वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, रिपीट होके बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ गए, तो वो आपने जस्ट एक उसी दिन देखे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, उस पर्पस से आपको मैंने बोला कि बिल्कुल एग्जाम डे वाले दिन देखना, 1.5 दिन पहले में जो आपका एक दिन है वो प्योरली कॉन्सेप्ट को करने में लगाना है आपको, जिस तरीके से करोगे, और जो आपने एब्जॉर्ब करे थे क्वेश्चन सेकंड रिवीजन में, उनको एग्जाम डे वाले दिन मॉर्निंग में आपको देखना है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मैंने आपके साथ में एक ऑर्डर ऑफ रिवीजन भी शेयर किया है ग्रुप पर। इस ऑर्डर ऑफ रिवीजन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया है, कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई जो जो बिग इंडेज हैं सबसे पहले वो करने हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही बताया था आपको कि सबसे पहले बड़े इंडेज देखने हैं। ये इंडेज अगर आपके हो गए ना, तो ये नंबर्स में तो आपको 8 ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप वॉल्यूम में बात करें तो ये 8 इंडेज ही आपका 70% पोर्शन कवर कर लेते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम कंज्यूमशन के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो 60 to 70% पोर्शन तो आपके सिर्फ ये 8 इंडेज ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिग इंडेज कवर करने हैं, और ये जो सीक्वेंस मैंने डिसाइड किया है ना, ये सीरियल नंबर जो मैंने डिसाइड किया है, ये मैंने बड़ा लॉजिकल वे में डिसाइड किया है, तो इसलिए आप ट्राई करना कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाओ। ठीक है, उसके बाद में आपको असेट बेस्ड इंडेक्स करने हैं। असेट बेस्ड इंडेक्स में कौन कौन से आते हैं, ये आपके इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स 2 16 23 38 40 36 105 20 और 41।
ये आपने करने हैं, ठीक है। 20 और 41, जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 41 एक साथ करने हैं आपको, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट और एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ग्रांट का आपस में कनेक्शन आता है। तो अगर मान लो आपने 20 9वें नंबर पे कर लिया और 41 17 नंबर पे कर रहे हो, तो आप तो भूल चुके होगे कि 20 में क्या पढ़ा था, फिर मेमोरी रिकॉल करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो भी चीजें मैंने दी हुई है ना, उनका कोई ना कोई सॉलिड लॉजिक है, उसके बेसिस पर ही मैंने यहां पर डिसाइड किया है, ठीक है। उसके बाद में आपके लाइब्रेरी बेस्ड स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपका इंडेस 102, इंडेस 19 और इंडेस 31, इनको आपको करना है। उसके बाद में कुछ इंडेस ऐसे हैं जो अनग्रुप्ड हैं, जो मतलब कि आपके ऐसे हैं कि जो मतलब मिक्सअप हैं, ठीक है, कुछ भी आप नहीं कह सकते उन्हें। तो अनग्रुप्ड इंडेस जो है वो आपको लाइब्रेरी बेस्ड स्टैंडर्ड के बाद में करने हैं, जिसमें आपका 21, 101, एनालिसिस 12 और 113 ये आते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड जो है, जहां पर कोई भी आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है, बस प्रेजेंटेशन वाली चीजें रहेंगी। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट, भाई इसमें क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड है, यहां पे कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है, सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट पहचानना, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, कब नहीं रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें होती हैं, वो करना है। इंडेस 33, इसमें भी कोई अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ ईपीएस निकालना है, ठीक है। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, ये सारी चीजों में आप घूमते हो, कोई भी अकाउंटिंग नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड हो गया। ऐसे ही इंडेस 34 हो गया, इंडेस 7 हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स हो गया, शेड्यूल 3 हो गया। ये सारे आपके प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड है कि जहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट कैटेगरी आती है थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड। इसमें आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड इंडेस, उसके बाद में इंडेस 8, 10, 24 और फिर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल एथिक्स ड्यूटी और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड है, इनको आपको सबसे लास्ट में ले लेना है। सबसे लास्ट में लेने का भी इसका पर्पस ये है क्योंकि यहां पर आपको चीजों को थोड़ा सा याद करना होगा कि थ्योरी याद करनी है, हल्की फुल्की मेमोराइज करनी है, ध्यान में रखना है। तो ये लास्ट में आप पढ़ना, ताकि एग्जाम से बिल्कुल नियर आपने पढ़ा होगा तो आपको काफी सारी चीजें याद रहेंगी। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले कर लिए कि यार छोटे पहले निपटा देते हैं, तो ये थ्योरीज हैं, ये आप आगे चल के भूल जाओगे, आप आगे चल के काफी सारी चीजें भूल जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है एफआर की प्रिपरेशन को। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स इससे मिले होंगे और काफी हेल्पफुल होगी। और इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।